हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं कि कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वीडियो में आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। प्लस अपने डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ जो आपको दिक्कत दे रही है वो भी चीज़ें आप हमसे सॉल्यूशन उसका पा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मटेरियल्स हैं वो भी मिलते रहें। और जो भी मान लो हम उस पर डालते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर हो, चाहे प्रीवियस या प्रैक्टिस पेपर हो, तो वो भी आप उस पर पा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे मेन बात है वो यही है कि भाई आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। मैं हर वीडियो में आपसे अनुरोध करता हूँ और ये आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक दो दिन जो वीडियो आई हैं उन्हीं से मैंने ये कहना शुरू किया। उसका रीज़न यही है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है पास, और बच्चे अब बिल्कुल ये सोचेंगे कि अब तो सब कुछ याद कर ही लेते हैं। बच्चे इस टाइम पे ये सोचते हैं कि अब तो सब कुछ याद हो ही जाए, और जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, अच्छा खाइए, स्वस्थ पहने, स्वस्थ सोएं, टाइम से उठें, अच्छा खाएं, सबसे ज़रूरी है अच्छा खाना। ठीक है, तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बाहर का कुछ भी ना खाएं कुछ दिनों, और फिर एग्ज़ाम देकर आएँ। आप फील करेंगे कि वाकई में हम बहुत ज़्यादा लाइट थे। कैसे थे हम? लाइट थे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, कहीं से भी मैंने रैंडमली उठा रखा है ये। ठीक है, तो इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो मैंने ये उठा लिया। तो देख हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके हर क्वेश्चंस को हम लोग ढंग से सॉल्व कर पाएं और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसके मतलब को हम लोग फाइंड आउट कर पाएं। ठीक है, इस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस पेपर शायद हमने थोड़े दिन पहले सॉल्व किया था, उसके बाद जो वीडियोज़ आई उसमें प्रैक्टिस पेपर नहीं था। तो आज मैं आपके आगे प्रैक्टिस पेपर ला रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं। एज अ डॉक्टर आई रिमेंबर द केस। एक पैराग्राफ है पहले, ये अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। क्या है ये? कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। लाल पेन से लिखने का मेरा शौक हो गया है। क्या हो गया है? लाल पेन से लिखने का मेरा शौक हो गया है, आज शौक लगा है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी। किसी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले उस पर दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप उसको करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ आप याद रखते हैं कि आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप पेन तो अलाउड नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, और हालांकि एग्जाम में तो भाई पेपर पे कुछ लिखना भी अलाउड नहीं होता, तो जो भी आपके मेन मेन वर्ड्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने मन में ही, आपको पता चलता जाएगा। आप उसको हल्का सा ना, पेंसिल आपके पास होगी ना, उसको हल्का सा ऐसे शेड कर वो कर लीजिए और फिर उसको बाद में मिटा दीजिएगा ताकि वो चीज़ें ऑड ना लगे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन की यही ट्रिक थी और यही ट्रिक मैंने आपको बता दी। चलिए आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। एज अ डॉक्टर आई रिमेंबर द केस ऑफ वुमेन हु केम वन मॉर्निंग। इसमें क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं मतलब बताने वाला। ठीक है, एज अ डॉक्टर आई रिमेंबर द केस ऑफ वुमेन। मुझे एक औरत का केस बड़ा अच्छे से याद आता है। हु केम वन मॉर्निंग, जो एक सुबह आई थी, एंड कंप्लेन दैट हर सन हैड ग्रेट डिफिकल्टी। और उसने मुझे बताया, उसने आते ही मुझसे कंप्लेन करी या मुझे बताया कि उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस हो रही है इन ईटिंग द लाइन सीड पोल्टाइज दैट हैड बीन गिवन टू हर। जो लाइन सीड पोल्टाइज खाने के लिए जो कि उसको दिए गए थे, गिवन टू हर द प्रीवियस इवनिंग टू अप्लाई ऑन अ बॉयल। बॉयल का मतलब जला हुआ। और ये जो पोल्टाइज है ना, ये एक सीड्स होते हैं खाने के, आपको पता होगा। ये सीड्स ना बेसिकली इस पे ना वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, यानी जब जल जाए, आपको बर्न हो जाए, आपका हाथ वगैरह जल जाए, तो ये सीड्स का ना घोल बनाने से, यानी इनका पेस्ट बनाने से, उस पर अप्लाई करने से हाथ ठंडा हो जाता है। जहाँ भी जला होता है ना वो हिस्सा ठंडा हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो उसको किस लिए दिए गए थे? वो उसको दिए गए थे बॉयल पे लगाने के लिए, यानी जो जला हुआ था उस पर अप्लाई करने के लिए दिए गए थे। लेकिन अब उसे वो खाने में डिफिकल्टी हो रही थी उसके बेटे को, यानी उसे खा रहा था। एज द पोल्टाइज डिड नॉट अपीयर टू हैव डन द बॉय एनी गुड। ऐसा लग रहा था मानो उस पोल्टाइज से, जो उसने अपने बर्न पे अप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा, वो उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यानी हैव डन द बॉय एनी गुड का मतलब होता है कि उसके ऊपर ज्यादा असर उसका नहीं हुआ, यानी उसका जो बर्न हिस्सा है, जो जला हुआ हिस्सा है, वो उसका ठीक नहीं हुआ। शी आस्क्ड टू हैव द मेडिसिन चेंज। उसने कहा कि आप एक काम करो, मेडिसिन को चेंज कर दो।
आप एक काम करो, आप मेडिसिन को चेंज कर दो। ये जो सीड्स होते हैं इसको या तो आप ओरली खा सकते हो या आप उसको लगा सकते हो, ये भी याद रखना, ये बात मैंने आपको बताई नहीं। ऑयल सीड्स जो होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं एक वर्ड होता है, ये सीड्स ही हैं, एक तरह के बीज होते हैं ना जिस प्रकार वो होते हैं, और ये काम आते हैं बर्न जले हुए पर लगाने के लिए। तो इसको इसकी दो चीज़ें होती है, या तो घोल बना के आप जहाँ पर बर्न है वहाँ पर लगा लो, या आप उसको सीधा ओरली बीजों को खाने लग जाओ। तो बीज को अंदर से खाओगे तो वो अंदर से भी उसको हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब हील करेगा, उसको हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें, ठीक है। Did not appear to have done the boy any good. She asked to have the medicine change. उसने कहा कि आप मेडिसिन चेंज कर दो ना, इससे कोई ठीक नहीं हो रहा है मेरा बेटा। And the case of the old woman who came late one evening with tears streaming down her face and begged me to save her husband who was dying. अब ये क्या कहता है, ये एक और से केस आता है, ये देखो ऊपर लिखा ना, आई रिमेंबर द केस ऑफ अ वुमेन, और फिर वहीं से कंटिन्यू होता है आई रिमेंबर द केस, सेकंड केस। क्या था वो सेकंड केस कि एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, ओल्ड वुमेन आई, जो लेट आई थी वन इवनिंग, शाम को बहुत देरी से आई थी, विद टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, यानी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसके मुंह से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। एंड बेग्ड मी टू सेव हर हस्बैंड हु वाज डाइंग, और उसने मुझे कहा था कि भाई मेरे हस्बैंड को बचा लो, वो मरने वाले हैं। इट वॉज निमोनिया, वो निमोनिया था। शी लुक्ड आस्किंस एट द टेबलेट्स, शी लुक्ड एंड आस्क, ये पता नहीं क्या वर्ड यहाँ पर, आस्किंस कोई वर्ड नहीं होता। शी लुक्ड एट द टेबलेट्स, यहाँ टेबलेट्स ही आएगा, एंड आस्क मत करो, इसको निकाल दो। शी लुक्ड एट द टेबलेट्स एंड आस्क इफ दैट वाज ऑल टू बी गिवन टू अ डाइंग मैन टू मेक वेल। तब डॉक्टर ने क्या किया, उसको टैबलेट्स दे दी। अब टैबलेट्स दे दी तो उसने क्या किया, उसने जैसे ही टैबलेट्स देखी उसने कहा कि सिर्फ यही देनी है, एक मरते हुए आदमी को सिर्फ यही टैबलेट्स देनी है। बट नेक्स्ट डे शी रिटर्न्ड विद अ बीमिंग काउंटेनेंस टू रिपोर्ट दैट हर हस्बैंड हैड रिकवर्ड। बीमिंग काउंटेनेंस का मतलब होता है चमकती हुई एक खुशी, यानी एक एनर्जी, एक जोश, एक एंथुसियाज्म, ठीक है, उसके साथ वो आई और उसने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है वो ठीक हो रहे हैं। एंड बेग्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर 4 फ्रेंड्स शी हैड ब्रॉट विद हर, और वो अपने साथ 4 लोगों को और लेके आई थी, 4 फ्रेंड्स को लेके आई थी, और उसने कहा, उसने भीख मांगी कि इनको भी वो मेडिसिन दे दो जो मेरे पति को दी है आपने। She had brought with her, each of whom had a husband as old as hers who might at any time get sick. उन सब के हस्बैंड वैसे ही थे डिट्टो, जो क्या कहते हैं, इसके उस ओल्ड वुमेन के थे जो दवाई ऑलरेडी पहले ले जा चुकी थी, वो सारे के सारे क्या थे, एक समय पर सिक होने वाले थे, ठीक है। तो पैसेज क्या है, ही इज अ डॉक्टर, आप ज्यादा इंटरनली मत घुसिए इसमें, ही इज अ डॉक्टर। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ, प्रॉब्लम ये है, इसने 2 केसेस याद किए हैं, पहला केस बर्निंग के बारे में है और उससे रिलेटेड लाइन साइड पॉलिटिक्स के बारे में है, और दूसरा केस उसके बारे में है। पहला केस है कि दवाई का असर नहीं हुआ, यानी जो डॉक्टर ने दवाई दी उसका रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी उस दवाई का जो असर था वो नहीं हुआ। और दूसरा क्या था, वो जो भाई सीधी सीधी बात है, उस पर असर हो गया तो उसने और 4 लड़कियों को बुला लिया, 4 और औरतों को बुला लिया अपने उम्र की, हम उम्र की, तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। तो देखिए कोई भी डॉक्टर जो होता है, कोई भी डॉक्टर ऐसा होता है, उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड होता है। नेगेटिव साइड इन सेंस ये नहीं कि वो गंदा है, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका बच्चा या आपका जो भी आप ठीक करवाने जा रहे हो वो दवाई से ठीक ना हो, उसको दुआ की जरूरत ज्यादा हो, है ना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको दुआ कम दवा की जरूरत ज्यादा हो। क्या है, दुआ कम दवा की जरूरत ज्यादा हो। तो यहाँ ये 2 केसेस आपको बताए गए हैं और इन 2 केसेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। चलें क्वेश्चंस पे बढ़े हम लोग। पहला देखिए, मैंने यहाँ नीचे पैसेज कर दिया, अगर आपको दिख रहा होगा पैसेज तो अच्छा है। द डॉक्टर गेव द लाइनसीड पोल्टाइज टू बी, अब डॉक्टर ने उसे लाइनसीड ये जो लिंसीड पोल्टिस थी ये क्यों दी थी, टू टेकन एवरी डे, ताकि वो उसे सारे दिन ले। टेकन ओनली वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली, उसको सिर्फ बाहर से लगाना है। या यूज्ड ऑन अल्टरनेट डेज, अब क्या है, उसको अल्टरनेट डेज पे यूज करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये कहता है एज अ डॉक्टर आई रिमेंबर द केस ऑफ वुमन हु केम वन मॉर्निंग एंड कंप्लेन दैट हर सन हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन ईटिंग द लाइनसीड पोल्टाइज दैट हैड बीन गिवन टू हर द प्रीवियस इवनिंग टू अप्लाई on a boil. As the poultice did not appear to have done the boy any good, she asked to have the medicine change. अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा चेंज हम कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से अगर आप इसका मतलब समझेंगे। डॉक्टर ने सीड दिए थे उसको उसकी बॉडी पर लगाने के लिए। मैंने क्या कहा, पोल्टाइज सीड ऐसे होते हैं, वो किससे बने होते हैं मैं आपको बताऊंगा, कुछ मैं अंत में आपको बता दूंगा वो किसके बने होते हैं। वो एक होता है कुछ फर्म सीड्स या ऐसे कुछ होते हैं। वो फर्म सीड अगर आप सीधा स्वेलो करते हो तो वो अंदर से हील करते हैं, लेकिन अगर आप उसका घोल बना के, उसका पेस्ट बनाकर उसको बाहर से लगाते हो तो वो क्या कहते हैं, आपको बाहर से हील करते हैं, ठीक है। तो इसने वो क्यों दिए थे,
वो क्यों दिए थे? ताकि वो उसको बाहर से उसका पेस्ट बनाकर और उसकी बॉडी पर लगा सके। लेकिन औरत ने क्या किया? उस औरत ने उसको खिलाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? खिलाना शुरू कर दिया, और उसका रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आया। ये कहते हैं ना कि अगर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और एक आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो दोनों में से फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? इंजेक्शन रिएक्ट करेगा। सीधी सी बात है। इंजेक्शन क्या करेगा? आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते ही वो सारी चीजों को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा? देखते हैं इसका आंसर। यहां पर होगा सी। यहां क्या आंसर होगा? बिल्कुल सी। क्योंकि देखिए यहां लिखा हुआ है in eating the lineapple that had been given to her the previous evening to apply on a boil। उसने किस लिए दिया था? उसको अप्लाई करने के लिए दिया था, लेकिन उसने क्या किया? उसको चबाने के लिए दे दिया। तू खा, इसको अंदर से खाते हैं और इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो वो अंदर से खाने को उसको दे दिया, लेकिन उसने उसको बाहर अप्लाई नहीं करवाया। उसकी वजह से उसके ऊपर असर नहीं हुआ, उसके ऊपर उसका असर नहीं हुआ। ठीक है, तो चलें दूसरे क्वेश्चन पे। पैसेज दे रखा है, द ओल्ड वुमेन न्यू दैट हर हस्बैंड, उसको पता था ओल्ड वुमेन को कि उसका हस्बैंड वॉज सफरिंग फ्रॉम बॉयल्स ऑन हिज बॉडी, उसके पूरे बॉडी पर बॉयल ही बॉयल था। वो सीरियसली इल, वो बहुत ज्यादा बीमार था। वो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो निमोनिया से तड़प रहा था। या नीडेड इन सीड पॉलिटिक्स, तो यहां पर कहीं निमोनिया का जिक्र हुआ था? हुआ था क्या? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं, देख लेते हैं। With tears streaming down her face and begged me to save her husband who was dying. It was pneumonia. She looked, asked at the table and asked if that was all to be given to a dying man to make well. तो यहाँ पर आएगा आंसर बेटा was suffering from pneumonia। हमने निमोनिया ही पढ़ा है ना, तो how it will be seriously ill, ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, यहाँ निमोनिया वाला आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निमोनिया आंसर। साफ लिखा हुआ है ना, चीज साफ लिखी हुई है चीज। ठीक है, द ओल्ड वुमेन, क्या है तीसरा क्वेश्चन? द ओल्ड वुमेन वॉज कॉन्फिडेंट दैट द टैबलेट वुड क्योर हर हस्बैंड, हैड लिटिल फेथ इन द टैबलेट्स, या वांटेड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ द टैबलेट्स, या रिफ्यूज टू टेक द टैबलेट्स। क्या करना था यहाँ पर? अब देखो, वो टैबलेट्स ले गई, उसके हस्बैंड पर असर हुआ, और वो कितनों लोगों को ले आई? अपने साथ 4 लोगों को और ले आई। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा आंसर। वांटेड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द टैबलेट्स, वो चाहती थी कि उसे और टैबलेट्स दी जाए, प्लस उन 4 को भी दी जाए जो उसके साथ आई हुई थी। तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो गया। वांटेड अ लार्जर क्वांटिटी, है ना, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट पे। हस्बैंड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन्स 4 फ्रेंड्स वर सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एज प्रॉब्लम, निमोनिया, स्किन इन्फ्लेमेशन, या नथिंग एट दैट मोमेंट। तो वो किससे? ओल्ड एज प्रॉब्लम से। अच्छा चलिए, यहाँ ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली क्या है, निमोनिया से तो वो थे नहीं, निमोनिया से तो वही था। तो यहाँ क्या है देखिए, उसने कहा बट नेक्स्ट डे शी रिटर्न विद अ बीमिंग कॉन्टिनेंस टू रिपोर्ट दैट हर हस्बैंड रिकवर्ड एंड बेग्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ मेडिसिन शी हैड ब्रॉट विद हर, ईच ऑफ whom had a husband as old as hers and might at any time get sick। यानी वो बूढ़े तो थे, लेकिन वो सिक अभी हुए नहीं थे। तो यहां पर क्या आएगा? नथिंग एट दैट मोमेंट। यानी कहने का क्या मतलब है कि उस टाइम पर उनको कोई बीमारी नहीं थी, और बीमारी हो सकती थी, इसलिए वो उनके लिए पहले से ही प्रीवियसली स्टॉक रखना चाहती थी दवाई का, कि भाई कल को बीमारी हो तो तुरंत उसको देकर उनको ठीक किया जा सके, है ना। चले नेक्स्ट पर। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब हमें क्या ढूंढना है? मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड का क्या मतलब होता है? नॉट करेक्टली। कैसा वर्ड? नॉट करेक्टली। देखें, मेमोरेबल, MEMORABLE, ये तो मुझे सही लग रहा है, ये तो मुझे सही लग रहा है। मेलेंकोली, MALENCHOLY, चलो इसको छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट, IMPORTENT, ये मुझे सही लग रहा है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही है। डिलेमा, DILEMMA, डिलेमा, ये भी सही है। यानी गलती क्या रही? मेलेंकोली। क्या है? देखें इसका आंसर, मेलेंकोली सही है ना, बिल्कुल। MA की जगह क्या आना चाहिए था? ME आना चाहिए था। वहां क्या दे रखा है? MELANCHOLY, ये वर्ड दे रखा है, और होना क्या चाहिए था? MELANCHOLY, मेलेंकोली। ठीक है बच्चा, देखिए, मेलेंकोली मीन्स अ फीलिंग ऑफ पेंसिव, बहुत ज्यादा उदासी। क्या है इसका मतलब? मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा उदासी। किसी विशेष कारण की वजह से। यानी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी कोई चीज हुई जिसका आपको अंदाजा नहीं था, और वो जब हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत दुखी महसूस हुआ। वो सैडनेस जो किसी विशेष कारण की वजह से आपको मिली हो, दैट इज कॉल्ड मेलेंकोली। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। मैंने वॉइस करवाए थे, देखते हैं क्या है। ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, उसको एक रेडियो सेट परचेज करना है।
ठीक है, क्या है, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, ये तो एज इट इज हो गया, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो एज इट इज हो गया ना। और उसका रूल क्या था, एक्टिव टू चेंज करने का, पैसिव का रूल क्या था कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपको बाय का ख्याल रखना है, और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपको याद रखनी थी कि नहीं रखनी थी, रखनी थी कि नहीं रखनी थी। जिसने नहीं देखा, जो नया मेरी वीडियो देख रहा है, वो पहले मेरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की देखना, फिर ये अटेम्प्ट करना। क्या है, अ रेडियो सेट हैज बी परचेज्ड बाय हिम, हैज बी परचेज्ड बाय हिम, क्या सही है? क्या कुछ आपको मिसिंग सा नहीं लग रहा? बिल्कुल आप सही हैं, ये गलत है। मैं बताऊंगा क्यों, जब आंसर मिल जाएगा तब बताऊंगा। अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अ रेडियो सेट हैज बीन परचेज्ड बाय हिम, क्या हैज बीन सही है? बीन तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है, क्या ये सही है? आपने क्या किया, आपने तो मायना ही चेंज कर दिया यहां। तो यहां क्या आ जाएगा, अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। अब देखो यहां क्या है, यहां आपका दे रखा है हैज हैव, क्या दे रखा है यहां पर, हैज हैव दे रखा है, हाँ ये रहा, ही हैज टू परचेज, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब ये दे रखी है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको चेंज कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में आपका सेम रहेगा, हैज हैव प्लस क्या लग जाएगा, टू, और प्लस क्या लग जाएगा, बी, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या है, परचेज्ड, क्या है वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म, परचेज, क्या यही है, बिल्कुल। हैज है प्लस टू प्लस बी वन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैज है प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका, किस में कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको क्या देना है, वन वर्ड देने हैं, वन वर्ड फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के लिए आपको देने हैं। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, जब लीगल सेपरेशन होता है तो आप अलाउंस देते हो अपनी वाइफ को, अपने पैसा देते हो, उसको क्या कहा जाता है, पैट्रीमोनी कहा जाता है, एलिमनी कहा जाता है, लेगेसी कहा जाता है, या लीज कहा जाता है। ये मैंने आपको करवाया था, ये वाला था ना उसमें, एक बार देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, एलिमनी। क्या कहा जाता है, जो ऐसा पैसा, आपको पता होगा ना, जैसे डाइवोर्स होता है, जैसे ही डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट, कुछ कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, कोर्ट ये लगभग केसों में यही फैसला होता है कि भैया ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वाइफ को 2 से दिखाया गया, हस्बैंड को 1 से, तो हस्बैंड अगर अच्छा कमा रहा है तो उसकी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, यानी मान लो 20% या मान लो 30%, वो किसको देना पड़ेगा, अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। समझे, ये डाइवोर्स के बाद का केस है। अगर उसे ये परमानेंट पर मंथ से बचना है तो उसे एक ही अमाउंट, यानी एक झटके में अमाउंट पे कर दे, भाई इतना अमाउंट मैं इसको दे देता हूं, आज से इसका मेरा रिलेशन खत्म। ये 2 चीजें होती हैं। तो ये दोनों ही केसेस में इसको क्या कहा जाता है, एलिमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमनी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, एलिमनी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चले, वन हु हेट्स नॉलेज, ऐसा बंदा जो नॉलेज से हेट करता है उसको क्या कहा जाता है, मिसोलॉजिस्ट, मिसोगिनी, मिसोगैमी, या मिसोबिब्लिक, क्या कहा जाता है। ये भी मैंने करवा रखा है, ये भी मैंने करवा रखा है। तो इसे क्या कहा जाता है, मिसोगैनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, क्या कहा जाता है उसे, मिसोलॉजिस्ट। ऐसा बंदा जो नॉलेज से नफरत करता है, जिसे नॉलेज से प्यार नहीं, वो क्या कहलाता है, मिसोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है वो, मिसोलॉजिस्ट। चले नेक्स्ट पे, आसान पेपर है। बर्ड्स आई व्यू मीन्स, बर्ड्स आई व्यू मीन, इसको समझने से पहले एक समझना, यह है आपका अर्थ, ठीक है, यह है आपका स्काई। कई दिन हो गए ऐसे समझाए हुए, मैंने सोचा ऐसे भी समझा लेते हैं। ये पक्षी है आपका, सही बनाया क्या, चलो यहां आप बैठे हैं, इट्स अ रॉक, यू आर सिटिंग ओवर हियर, ठीक है। इसको समझने के लिए समझिए डिस्टेंस, क्या समझिए, डिस्टेंस। मैं आपको बड़े मतलब एक इलॉजिकल चीज से सिखा रहा हूं। ये क्या है, पक्षी इसको देख रहा है ना,
बट देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या है, बड़ा डिस्टेंस है। तो बर्ड्स आईज का यहां से आपको क्या मतलब निकाल सकते हो आप लोग, कंसाइज व्यू, उसने बिल्कुल करेक्टली देख लिया उस बंदे को, जनरल व्यू, या उसने जनरल देखा कि भाई जैसा ऊपर से दिखता है वैसा ही दिखेगा। अनफ्रूटफुल अप्रोच, यानी ऐसी अप्रोच जो बिल्कुल फ्रूटफुल हो, जिसको फलदायी ना हो, जिसका कोई फल ना मिलने वाला हो। अनप्रॉफिटेबल, जिससे कोई प्रॉफिट ना होता, ऐसी अप्रोच। क्या होगा इसका मतलब, देखिए ध्यान से, बर्ड्स आई का मतलब कंसाइज व्यू तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वो बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल करेक्टली नहीं देख पाता इतना ऊपर से, इतना ऊंचाई से, ठीक है, कैमरे ही नहीं देख पाते तो हम कैसे देखेंगे। अनफ्रूटफुल अप्रोच, अनफ्रूटफुल अप्रोच होती है यानी ऐसी अप्रोच जो जिसका कोई फल ना मिले, यहां उसका कोई रिलेशन है नहीं। अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है जिसका प्रॉफिट ना हो, इसका भी यहां पर कोई फायदा नहीं। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, बाज ऊपर से जा रहा है, उसने कोई चूहा देख लिया है, उसने कोई रैबिट देख लिया हो, तो तुरंत उसको उठा के ले जाएगा, तो यहाँ प्रॉफिटेबल ही हुआ ना, अनप्रॉफिटेबल कैसे हुआ। तो यहाँ आंसर बचता है जनरल व्यू, क्या यही आंसर, बिल्कुल, इट्स मीन अ जनरल व्यू। इसका क्या मतलब होता है, जनरल व्यू, यानी ऊपर से दिखने वाला एक जनरल व्यू, के ऊपर से आम आदमी को कैसा देखेंगे, आम आदमी ऊपर से नीचे से कैसा दिखता है, या हम कह सकते हैं अ समरी। अब इसका एक जो एग्जैक्ट मीनिंग है जो हम कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ते हो, उससे पहले उसकी समरी दी गई होती है, या हम कह सकते हैं उस चैप्टर के बाद उसकी समरी दी गई होती है। और समरी क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट। समरी क्या होती है, स्ट्रेट पॉइंट। जो ये समरी स्ट्रेट पॉइंट्स को कहलाती है, यही स्ट्रेट पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, समरी कहलाते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, जनरल व्यू। यानी कहने का क्या मतलब है, मैंने पूरी चैप्टर पढ़े बिना उसका समरी जान ली कि इस कहानी में ये चीजें हैं, ठीक है। समरी क्या होती है, इन शॉर्ट, यानी उसमें सिर्फ डिटेल्स दी गई होती हैं थोड़ी थोड़ी, और जो मेजर डिटेल्स होती हैं उसको मिस कर दिया गया होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना, मेजर डिटेल मिस करने वाला, वैसा, ठीक है। प्लूरल ऑफ एनालिसिस, ये बहुत पूछे जाते हैं यार, ये मैं आपको एक अलग से करवाता हूं एक वीडियो में, है ना, स्पेशली एक्स वाई ग्रुप के लिए तो बहुत जरूरी है। प्लूरल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा, बड़ा आसान है ये, एनालिसिस होगा ANALISES, एनालिसिस होगा, ANALYCES, एनालिसिस होगा, क्या होगा, एनालिसिस होगा, क्या ANALYSES, एनालिसिस होगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ सी लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, एनालिसिस होगा, यानी एनालिसिस जो है वो एनालिसिस ही रहेगा, उसमें एनालिसिस कुछ भी नहीं होता। क्या होगा इसका प्लूरल, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो, क्या सोचा आपने आंसर को, क्या सोचा, मैं आपको बता देता हूं, एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालिसिस, ई लग जाता है, यानी ये ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें एक चीज मेंटेन करने वाली क्या होती है, कई बार इसका पूछा जाता है, तो यहां क्या है, इस नाउन का हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। ये होते हैं कंपाउंड वर्ड्स, कौन से वर्ड होते हैं ये, कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसका जो भी मेन वर्ड होगा, जो भी क्या मेन वर्ड होगा, उसमें एस जोड़ दो। अब इसमें मेन वर्ड क्या है, चीफ मेन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, यहां पर कमांडर के बारे में चर्चा चल रही, कमांडर मेन है तो कमांडर इन चीफ, ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में आता है। हो जाएगा, हो जाएगा ना, चले नेक्स्ट पे, यही है क्या, सी यही था, ठीक है। सिनोनिम ऑफ मर्की, ये वाला सुना होगा आपने शब्द मर्की, मर्की मैं बोलता हूं इसे क्योंकि आर साइलेंट ही बोलता है इसमें, मर्की, क्या है ये, मर्की, इट्स नॉट मंकी, इट्स मर्की। मर्की का मतलब क्या होगा, डस्की होगा, रेडियंट होगा, हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, यानी सिमिलर वर्ड, डस्की, रेडियंट, ब्राइट, लुमिनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं जहां तक देख रहा हूं या आपको भी दिख रहा होगा, रेडियंट चमकने वाला, ब्राइट चमकने वाला, लुमिनस रोशनी देने वाला यानी चमकने वाला, ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए, एक दूसरे के सेम हो गए, यानी बचा डस्की। अब सीधी सी बात है, ये तीनों सेम हो गए और अकेला ये रह गया, तो अकेला ये, तो अगर मान लो मैं इसको कहता रेडियंट को, तो ब्राइट और लुमिनस भी होते सेम, हम एक जनरल व्यू से निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसका आंसर, तो ये तीनों सेम हो गए, तो यानी ये चीज इसकी क्या हो गई, ये तो आंसर हो नहीं सकता। बच गया क्या, डस्की, डस्की का मतलब क्या हो गया, ये सारे चमकदार और वो बेचमकदार, यानी हम कह सकते हैं डार्क, ग्लूमी, क्या कह सकते हैं उसे, ग्लूमी, तो वो क्या हो गया आपका डस्की। डस्की का जो वर्ड होता है मर्की, मर्की का क्या होता है डस्की, तो मर्की क्या है, डार्क एंड ग्लूमी, मर्की क्या है, डार्क एंड ग्लूमी। और स्पेशली ड्यू टू थिक मिस्ट, मिस्ट क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, तो धुआं, हम क्या कह सकते हैं, ओस,
ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डस्की, जिसका भी मतलब क्या होता है? सेम, है ना, जिसका भी मतलब क्या होता है? सेम। फाइंड आउट द एरर। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्थ। नो एरर। क्या है इसका? द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्थ। अब मैं बता देता हूं आपको, ज्यादा टाइम हम लोग लेंगे नहीं, जब लाइव क्लासेस लेने ना आप लोग, तब अपन लोग पूरा टाइम दिया करेंगे। अभी अपने पास इतना टाइम समय नहीं है, मुझे 30 मिनट्स की क्लास लेनी होती है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्थ। कहावत क्या है? ध्यान से सुनना। कहावत है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ये कहावत का है। कौन कहता है? स्पोर्टिंग एरर में सिर्फ एरर आपके ग्रामर से या वोकैब से छाटे जाते हैं। भाई साहब, यहां कहावतों से भी छाटे जाते हैं, जो कि वोकैब का ही एक हिस्सा है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, एफकैट में भी। अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। सुबह आपसे कहा जाता है ना जल्दी उठने के लिए, उसका क्या पर्पस होता है? जो व्यक्ति सबसे पहले उठता है उसी को सबसे ज्यादा मिलता है। आ गया समझ में? आप कहने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति सवेरे समय पर उठता है उसी को सबसे ज्यादा मिलता है। कहने का क्या मतलब है? एन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका यहां पर मतलब है द वॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? द वॉर्म। दिस इज अ सेइंग दैट हुएवर वेक्स अप फर्स्ट गेट्स फर्स्ट। यानी जो भी पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ही इज वेरी एंशियस डैश द रिजल्ट। क्या आएगा? इट्स अ फ्रेजल वर्ब। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। एंशियस के साथ क्या प्रीपोजिशन आ सकती है? देखिए ध्यान से। ही इज वेरी एंशियस फॉर द रिजल्ट। फॉर तो देखोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। अबाउट द रिजल्ट, ऑन या टू, यहां पर आएगा अबाउट। क्या आएगा यहां पर? अबाउट। अबाउट का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं आपको। वैसे एंशियस अबाउट होता है, वर्ड भी एंशियस अबाउट होता है। एंशियस जहां भी आता है उसके साथ क्या आता है? अबाउट आता है। एंशियस अबाउट दिखाता है। एंशियस अबाउट का मतलब क्या होता है वो भी लिख लो आप लोग। वो होता है बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करना। मतलब मैं आपको ऐसा मीनिंग बताता हूं जो आपको सदा याद रहे। वो यार एकदम इंग्लिश का डिट्टो मीनिंग बताने में आपको कभी याद नहीं रहने वाला। बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करना और उसका आना। यानी आप किसी चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एकदम सडनली वो आपके आगे आ गया, तो आपने क्या कहा? एंशियस अबाउट। क्या कहा आपने? एंशियस अबाउट। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। He can't be comparable dash something else. He can't be comparable to something else. He can't be comparable with something else. या at something else या then। क्या आएगा यहाँ? to नहीं आएगा, यहाँ at नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? then, with आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? then की जगह with आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ to आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। मैं गलत था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ही कांट बी कंपेरेबल विद समथिंग एल्स। विद हम लोग यहां यूज करेंगे, हम लोग याद करेंगे कंपेरेबल टू। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। कंपेरेबल टू का मतलब ऐसे आप इसको ब्रेक करके सीख सकते हैं। कंपेयर टू समथिंग यानी क्या है? चॉइसेस हैं दो के बीच में, किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? कंपेयर टू का। वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। where there is a comparison between the two। जब दो के बीच में कंपैरिजन होती है और वो दोनों अलग होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। और जब हम कंपेयर विद का इस्तेमाल करते हैं तो हम कब करते हैं? जब दोनों में सिमिलैरिटीज होती हैं। कुछ क्या होती हैं? दोनों में सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, आ गया ना? आपको और नई चीज सीखने को मिली। ही इज बॉर्न डैश अ रिच फैमिली। ही इज बॉर्न टू अ रिच फैमिली। ही इज बॉर्न ऑन अ रिच फैमिली। ही इज बॉर्न विद अ रिच फैमिली। ही इज बॉर्न ऑफ अ रिच फैमिली। क्या आएगा यहाँ पर? डी आएगा। बॉर्न ऑफ। क्या आएगा? बॉर्न ऑफ। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? एक फ्रेजल वर्ब।
बॉर्न के साथ ऑफ लगाया गया है, इसका मतलब है कि ये किसी का रिजल्ट है, ये किसी का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ समथिंग। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ समथिंग। क्या मतलब होता है बॉर्न ऑफ का? रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। ही इज रिच डैश डिस्काउंटेड, ये तो आपको आ जाएगा। ही इज रिच एंड डिस्काउंटेड, ही इज रिच डिस्काउंटेड, ये तो आएगा नहीं, यानी बच गया एंड। बट बच गया, बट हु आएगा नहीं, ये दोनों आएंगे नहीं। अब बच क्या गया हमारे पास? एंड और बट। क्या बच गया हमारे पास? एंड और बच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है? रिच, और जो रिच होता है वो कैसा होता है? हैप्पी। लेकिन यहाँ वर्ड क्या दिया गया है? डिसकंटेंटेड। क्या दिया गया है? डिसकंटेंटेड। इतनी तो प्रैक्टिस आप लोगों ने करी रखी होगी। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है नॉट हैप्पी। क्या मतलब होता है? नॉट हैप्पी। और कंटेंट का मतलब होता है हैप्पी, संतुष्ट। हम क्या कहते हैं? हैप्पी या संतुष्ट। ठीक है, तो यहां क्या आना चाहिए था? बट आना चाहिए। ही इज रिच, वो अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। क्या आना चाहिए? वो अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे? रिच होने के बाद आपका रिएक्शन हैप्पी वाला होना चाहिए था, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप खुश नहीं है, यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। रिच का हैप्पीनेस से क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। टेल मी डैश यू विल रिटर्न सून, टेल मी एल्स यू विल, वेदर यू विल रिटर्न सून, लेस्ट या दो। लेस्ट आएगा तो शुड आ जाएगा, मैंने अभी सिखाया था आपको पिछली वीडियो में। एल्स नहीं आ सकता, दो। टेल मी दो यू विल रिटर्न सून, दो भी नहीं आ सकता, तो बच गया क्या? वेदर। टेल मी वेदर यू विल रिटर्न सून, तुम मुझे बताओ कि तुम आ जाओगे क्या जब तक, तुम मुझे बताओ कि तुम जब तक आ जाओगे क्या, है ना। वेदर इज यूज्ड when someone does not know which of the given possibility is true। कहने का क्या मतलब है? भैया पॉसिबिलिटी ये है कि तू आएगा कि नहीं आएगा, बता मुझे। यानी कहने का मतलब है कि भाई मैं श्योर नहीं हूं तू आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी वेदर का जब यूज किया जाता है जब हमें श्योर नहीं होता कि हम क्या, जैसे दे आस्क अस वेदर वी वर मैरिड, उसने हमसे पूछा कि हम मैरिड हैं या नहीं है, वेदर वी वर मैरिड, हम शादीशुदा है या नहीं है, यानी उसको पता नहीं था कि हम शादीशुदा हैं या नहीं है। ठीक है, उसके पास तो दो चॉइसेस थी। क्या थी? दो चॉइसेस थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन है। ही वॉज अपॉइंटेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही वॉज अपॉइंटेड अ प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, द प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, नो आर्टिकल। बिल्कुल यहां पर आपने सही कहा, क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट दिया गया है और हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी क्या देखा है? ही वॉज अपॉइंटेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, ही वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी आएगा। इससे पहले कोई भी आर्टिकल फॉलोअप नहीं होगा, इससे पहले कोई भी आर्टिकल फॉलोअप नहीं होगा। ही वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, है ना। तो एक छोटा सा आपका पेपर था जिसमें 18 क्वेश्चन थे, इसमें एक दो क्वेश्चन और थे लेकिन वो बहुत ही आसान थे, इलॉजिकल थे, इसलिए मैंने उन लोगों उस दो क्वेश्चंस को यहाँ से निकाल दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, तो आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।